हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। तो आज बात करने वाले हैं एईसी थर्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं एईसी थर्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में करवा ही चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहले सभी सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर भी देख लेंगे, ताकि आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। केवल आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, और आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए पहला प्रश्न है, नाभिकीय आपदाओं के कारणों और उनके दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य प्रभावों को स्पष्ट करें। क्या है? नाभिकीय आपदाओं के कारणों और उनके दीर्घकालिक पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभावों को स्पष्ट करें। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली का महत्व स्पष्ट करें। तो आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली का क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, सामाजिक असमानता और गरीबी आपदा संवेदनशीलता को बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, आपदा से बचने वालों को कौन कौन सी प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये जो है ना, ये 5 नंबर वाले में आएगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा। तो इनमें से आंसर देना है आपको किन्हीं चार का। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार का लगभग 200 शब्दों में देना है। ठीक है, इसमें कितना है, 2 2 4 1 5 है। इसमें से 5 में से आपको 4 का जवाब देना है। तो देखिए इसमें क्या क्या टिप्पणी लिखना है। इसमें आपका पहला है, बाढ़ के कारण धुंध यानी कि धुआंसा कुहासा जो होता है, अपशिष्ट प्रबंधन तीसरा है। चौथा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए, और पांचवा है, पुनर्निर्माण प्रयासों में आधुनिक तकनीक का उपयोग। तो ये टोटल 5 है, इसमें से आपको किन्हीं चार का जवाब देना है। तो वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गया पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न भी यही है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें भूकंप और उनके कारण, और ये 5वां नंबर जो प्रश्न हमने बताया, ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो 23 से 27 वाला सेशन है उसमें पूछा गया था। तो इसी के आधार पर छठा प्रश्न भी हम बनाए हुए थे, क्योंकि वो 5वां प्रश्न था, ये जरूरी नहीं है कि आप में भी सेम पूछे। तो उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। तो देखिए इसमें कौन क्या क्या है, भूकंप और उनके कारण, उसके बाद जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव, और तीसरा है समुदाय स्तर पर आपदा तैयारी, पांचवा और चौथा है गैर सरकारी संगठनों की आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, और पांचवा है शहरी बाढ़ और उसकी रोकथाम। तो ये 5 है, 5 में से केवल 4 का जवाब देना है। तो हालांकि इसमें हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि ये तो एग्जाम नहीं है। पांचों प्रश्न का ही उत्तर देंगे, और अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पांचों आ रहा होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से 4 प्रश्न लिखना रहेगा। ठीक है, पांचवा छठा प्रश्न हो गया। अब 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की आपदाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, 8वां प्रश्न है, जोखिम और संवेदनशीलता की अवधारणा तथा आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका स्पष्ट करें। ये हो गया 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, जोखिम और संवेदनशीलता को कम करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए, वर्णन करें। अब 10वां प्रश्न है, आपदा तैयारी क्या है और आपदा के प्रभाव को कम करने में इसका महत्व स्पष्ट करें। आपदा तैयारी क्या है ये हम बता चुके हैं, थ्योरी वाला वीडियो अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब 11 नंबर प्रश्न है, आपदा तैयारी में पूर्व चेतावनी, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका स्पष्ट करें। क्या भूमिका है, ये तो हम अच्छे से बताए हुए हैं, आप लोग पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। अब 12 नंबर पे आते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, आपदा प्रतिक्रिया योजना तथा खोज, बचाव और निकासी की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब 13 नंबर प्रश्न है, आपदा के दौरान मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, 13 नंबर। अब 14 नंबर प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है,
और 15 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, और इससे ज़्यादा बताने का जरूरत भी नहीं है, इसी में से आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आपदा के बाद पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के उपायों का वर्णन करें। तो ये 15 नंबर प्रश्न था। तो ये टोटल पीवीआई क्वेश्चन है 15। आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था? नाभिकीय आपदाओं के कारण और उनके दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? तो देखिए, चलिए नाभिकीय आपदाओं के कारण को देखते हैं। नाभिकीय आपदा तब होती है जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयंत्र परमाणु हथियार या रेडियोधर्मी पदार्थों से जुड़ी दुर्घटना के कारण खतरनाक विकिरण वातावरण में फैल जाता है। तो क्या होता है? नाभिकीय आपदा तब होती है जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु हथियार या रेडियोधर्मी पदार्थों से जुड़ी दुर्घटना के कारण खतरनाक विकिरण वातावरण में फैल जाता है, तो वो नाभिकीय आपदा बन जाता है, यानी नाभिकीय आपदा कहलाता है। इसके प्रमुख कारणों में तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या सुनामी तथा परमाणु हथियारों का परीक्षण या युद्ध शामिल है। उदाहरण के रूप में चेरनोबिल और फुकुशिमा दुर्घटना प्रमुख है। दुर्घटनाएं क्या है? प्रमुख है, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया। दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव अत्यंत गंभीर होते हैं। विकिरण मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित कर देता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कई क्षेत्रों में वर्षों तक रहना असुरक्षित हो जाता है, सॉरी। रेडियोधर्मी तत्व खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जीव जंतुओं और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर, विशेष रूप से थायराइड कैंसर, जन्मजात विकृतियां, आनुवांशिक परिवर्तन और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे भय, तनाव और सामाजिक अस्थिरता। इस प्रकार नाभिकीय आपदाएं न केवल तत्काल नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पीढ़ियों तक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रभावित करता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या था? तो दूसरा प्रश्न है आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली का महत्व। पूर्व चेतावनी प्रणाली का क्या महत्व होता है आपदा प्रबंधन? तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, पूर्व चेतावनी प्रणाली वह तंत्र है जो संभावित आपदा के बारे में पहले से सूचना देकर लोगों और प्रशासन को तैयारी का समय देता है। यह प्रणाली मौसम पूर्वानुमान, भूकंपीय निगरानी, उपग्रह तकनीक और संचार माध्यमों के माध्यम से कार्य करती है। इसका सबसे बड़ा महत्व जीवन की रक्षा करना है। समय पर चेतावनी मिलने से लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं और प्रशासन राहत व्यवस्था कर सकता है। इससे जान माल की हानि कम होगी। पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्या सब सावधान हो जाएंगे, पहले से ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। यह आर्थिक नुकसान को भी कम करती है। पूर्व चेतावनी जो है आर्थिक नुकसान को भी कम करती है, क्योंकि किसान, उद्योग और परिवहन क्षेत्र पहले से तैयारी कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन एजेंसियां संसाधनों को सही स्थान पर तैनात कर सकती है पहले से ही, अगर पूर्व चेतावनी हो जाए तो आपदा का, ठीक है। आपदा से पहले पूर्व चेतावनी हो जाए तो। पूर्व चेतावनी प्रणाली समाज में जागरूकता और तैयारियों को भी बढ़ाती है। इससे आपदा के बाद भी व्यवस्था कम होती है और राहत कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। इस प्रकार यह आपदा जोखिम को कम करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, पूर्व चेतावनी, ठीक है, आपदा में। तीसरा नंबर प्रश्न, सामाजिक असमानता और गरीबी से आपदा संवेदनशीलता कैसे बढ़ती है? सामाजिक असमानता और गरीबी से आपदा संवेदनशीलता कैसे बढ़ती है? तो देखिए, गरीबी और सामाजिक असमानता लोगों को आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। गरीब लोग अक्सर असुरक्षित क्षेत्रों जैसे नदी किनारे, झुग्गी झोपड़ी या भूस्खलन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आपदा का खतरा सबसे अधिक होता है। उनके पास सुरक्षित घर, बीमा बचत या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, जिससे वे आपदा से उबर नहीं पाते। शिक्षा और जानकारी की कमी के कारण उन्हें चेतावनी और सुरक्षा उपायों की सही जानकारी नहीं मिलती है या उन्हें समझ में नहीं आता है सही से। सामाजिक असमानता के कारण महिलाओं, बच्चों, वृद्धों
और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को राहत और संसाधनों तक कम पहुंच मिलती है। इससे उनकी पुनर्वास क्षमता कमजोर हो जाती है। इस प्रकार गरीबी और असमानता आपदा के प्रभाव को बढ़ाकर समाज में अधिक नुकसान और धीमी पुनर्प्राप्ति का कारण बनती है या बन जाती है। अब चौथा प्रश्न है, आपदा से बचे लोगों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। आपदा से जो बच जाते हैं उनके लिए प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियां क्या क्या होती है उसको बताना है। तो देखिए, आपदा से बचे लोगों को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे सामान्य समस्या आघात और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे व्यक्ति बार बार घटना को याद करता है और भय महसूस करता है और डरता है उससे कि ऐसा फिर से ना हो जाए। उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। तनाव, चिंता और अवसाद भी सामान्य है। प्रियजनों की मृत्यु, घर का नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। कई लोग अपराध बोध या निराशा का अनुभव करते हैं। नींद की समस्या, सामाजिक अलगाव और आत्मविश्वास में कमी भी देखी जाती है। बच्चों में डर, चिड़चिड़ापन और व्यवहारिक परिवर्तन आम होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक सहयोग और पुनर्वास कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब पांचवा प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी। तो संक्षिप्त टिप्पणी किस पे लिखना था? बाढ़, स्मॉग, अपशिष्ट प्रबंधन, एनडीएमए, आधुनिक तकनीक पे। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला, बाढ़ के कारण। अब बाढ़ के कारण क्या है? तो देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो तब उत्पन्न होती है जब जल की मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है और वह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बाढ़ के क्या क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा, लगातार और तेज वर्षा नदियों व जलाशयों की क्षमता से अधिक जल भर देती है। दूसरा कारण, नदी का उफान। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है। तीसरा, बांध टूटना। तीसरा कारण क्या है? बांध टूटना। बांध या तटबंध के टूटने से अचानक जल प्रवाह बढ़ जाता है। चौथा कारण, वनों की कटाई। सबसे बड़ा कारण यही होता है। पेड़ों की कमी से मिट्टी जल को रोक नहीं पाती। पांचवा, शहरीकरण। पक्की सड़कों और इमारतों के कारण जल भूमि में नहीं समाता है। छठा कारण, जल निकासी की खराब व्यवस्था। नालों और नदियों में गाद जमने से पानी रुक जाता है। बाढ़ से फसलें नष्ट होती हैं, घर टूटते हैं, जन धन की हानि होती है तथा बीमारियां फैलती है। इससे बचाव हेतु उचित जल निकासी, तटबंध निर्माण, वनीकरण और पूर्व चेतावनी प्रणाली आवश्यक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक है स्मॉग यानी कि धुआं। धुआं। स्मॉग वायु प्रदूषण का एक गंभीर रूप है जो धुएं और धुंध के मिश्रण से बनता है। यह विशेष रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसके प्रमुख कारण हैं। इसका क्या क्या कारण है? तो देखिए, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है। उद्योगों का प्रदूषण, कोयले और पेट्रोलियम का अधिक उपयोग, उसका अत्यधिक दोहन, फसल अवशेष जलाना, तापमान उल्टाव, ये सब इसका कारण है, ठीक है, धुंध का। स्मोक के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ, अस्थमा अस्थमा, आँखों में जलन और फेफड़ों की बीमारी होती है। यह बच्चों और वृद्धों के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। नियंत्रण के उपायों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, वृक्षारोपण और उद्योगों पर नियंत्रण शामिल है, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं इसका, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है? अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है कचरे का संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान इस प्रकार करना कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। अपशिष्ट के प्रकार, और अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक होता है ठोस अपशिष्ट यानी घरेलू कचरा, दूसरा होता है जैविक अपशिष्ट, तीसरा होता है औद्योगिक कचरा, चौथा होता है ई वेस्ट कचरा और पांचवा होता है जैव चिकित्सीय कचरा, ठीक है। प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। अब इसके प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पहला 3R सिद्धांत, रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग और तीसरा पुनर्चक्रण, ठीक है, यानी कि रिसाइकल। सही अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण कम होता है, संसाधनों की बचत होती है और स्वास्थ्य क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब आगे ये चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार यानी कि जिसे एनडीएमए कहा जाता है।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। भारत सरकार की सर्वोच्च आपदा प्रबंधन संस्था, यह क्या है? भारत सरकार की सर्वोच्च आपदा प्रबंधन संस्था है। इसकी स्थापना 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुई। इसके प्रमुख कार्य है, इसके प्रमुख क्या कार्य है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा नीति बनाना, आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, राज्य और जिला स्तर पर मार्गदर्शन देना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू करना, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। एनडीएमए का उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है और त्वरित राहत सुनिश्चित करना है, ठीक है। अब पांचवा है पुनर्निर्माण प्रयासों में आधुनिक तकनीक का उपयोग। आधुनिक तकनीक आपदा के बाद पुनर्निर्माण को तेज और सुरक्षित बनाती है। मुख्य तकनीक, इसके मुख्य तकनीक क्या क्या है? तो देखिए, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन करता है। ड्रोन सर्वेक्षण जो प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करता है। ड्रोन ड्रोन तो समझते ही हैं। भूकंप रोधी निर्माण तकनीक, ठीक है। स्मार्ट मैपिंग और डेटा विश्लेषण, मोबाइल ऐप और डिजिटल संचार का उपयोग करना। इन तकनीकों से पुनर्निर्माण अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावित होती है। अब छठा छठा भी वही है, तो छठा में क्या क्या है? भूकंप, जलवायु परिवर्तन, सामुदायिक तैयारी, एनजीओ की भूमिका, शहरी बाढ़ आपदा में, ये सब आपदा में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भूकंप, भूकंप और उनके कारण। भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप भूकंप के बारे में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, वही समझा देना है। तो भूकंप के और उनके कारण आप समझ गए हैं कि इसके कारण क्या क्या होता है भूकंप का। तो इसका कारण होता है प्लेटों का टकराव, जो टेक्टोनिक प्लेट होता है। जो धरती के अंदर कुल कितने प्लेट है? 7 प्लेट है, ठीक है। तो वही प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखीय गतिविधि, भूमिगत विस्फोट, ये सब भूकंप के कारण है, ठीक है। भूकंप से भवन गिरते हैं, जान माल की हानि होती है। बचाव हेतु भूकंप रोधी निर्माण और जागरूकता आवश्यक है। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापमानों में वृद्धि है। अब इसका क्या क्या प्रभाव होता है? समुद्र स्तर में वृद्धि होता है, अत्यधिक गर्मी और सूखा होने लगता है, अनियमित वर्षा, जैव विविधता में कमी। समाधान हेतु कार्बन उत्सर्जन कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना और वृक्षारोपण आवश्यक है। अब तीसरा है समुदाय स्तर पर आपदा तैयारी। समुदाय स्तर पर तैयारी में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। आपदा योजना बनाना, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सुरक्षित आश्रय स्थल, जागरूकता अभियान, इससे आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है। चौथा है आपदा प्रबंधन में एनजीओ की भूमिका। तो आपदा प्रबंधन में एनजीओ की क्या भूमिका होती है? ये क्या है? एक गैर सरकारी संस्था है। गैर सरकारी संगठन राहत सामग्री वितरण, स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जागरूकता फैलाते हैं और कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं, ठीक है। अब पांचवा है शहरी बाढ़ और उसकी रोकथाम। शहरी बाढ़ का कारण अत्यधिक वर्षा और खराब जल निकासी प्रणाली होता है। अब इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो नाला होता है उसका सिस्टम अच्छा बनाना, वर्षा जल संचयन, हरित क्षेत्र बढ़ाना, अतिक्रमण को रोकना, ठीक है। अब आते हैं, तो छठा प्रश्न हो गया पूरा कंप्लीट। अब सातवें प्रश्न पे आते हैं। तो सातवां प्रश्न क्या है? आपदाओं के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। तो आपदाओं के कौन कौन से प्रकार होता है, उदाहरण के साथ बताना। तो चलिए देखते हैं। आपदाएं मुख्यतः प्राकृतिक और मानव निर्मित होती है। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन शामिल है। मानव निर्मित आपदाओं में औद्योगिक दुर्घटना, आग, परमाणु दुर्घटनाएं और युद्ध शामिल हैं। दोनों प्रकार समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। नुकसान पहुंचाते हैं। आठवां प्रश्न है जोखिम और संवेदनशीलता की अवधारणा। तो अब देखिए, अब जो आपदाओं के कारण उदाहरण सहित बता दिए, आपदाओं के क्या के प्रकार हो गए। अब ये चीज़ तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, भूकंप, बाढ़ अलग से, ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या, ये तो पता ही है। तो ये तो पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा।
अब 8वां प्रश्न है जोखिम और संवेदनशीलता की अवधारणा। जोखिम और संवेदनशीलता की अवधारणा। जोखिम किसी खतरे से होने वाले संभावित नुकसान की संभावना है। संवेदनशीलता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समुदाय आपदा से अधिक प्रभावित हो सकता है। दोनों का विश्लेषण आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां प्रश्न है जोखिम और संवेदनशीलता कम करने की रणनीतियाँ। सुरक्षित निर्माण, शिक्षा, जागरूकता, आपदा तैयारी योजनाएं, तकनीकी निगरानी और सामाजिक विकास जोखिम कम करने के प्रमुख उपाय हैं। गरीबी उन्मूलन और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है। 10 नंबर प्रश्न है आपदा तैयारी और उसका महत्व। आपदा तैयारी और उसका क्या महत्व है? देखिए, आपदा तैयारी में योजना, प्रशिक्षण, संसाधन, व्यवस्था और जागरूकता शामिल होती है। इससे आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है और नुकसान कम होता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? पूर्व चेतावनी, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका। सही समय पर सूचना, प्रभावी संचार और नियमित प्रशिक्षण से लोग सही निर्णय लेते हैं। इससे घबराहट कम होती है और राहत कार्य व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न आपदा प्रतिक्रिया योजना, खोज, बचाव और निकासी। आपदा प्रतिक्रिया योजना त्वरित कार्यवाही का मार्गदर्शन करती है। खोज एवं बचाव टीम पीड़ितों को सुरक्षित निकालती है और निकासी से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब 13 नंबर प्रश्न है आपदा के दौरान मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रतिक्रिया। मनोवैज्ञानिक सहायता तनाव कम करती है और मानसिक स्थिरता बनाए रखती है। चिकित्सीय सहायता चोटों का उपचार और रोग नियंत्रण सुनिश्चित करती है। अब 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर है सरकार, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका आपदा प्रबंधन में। सरकार नीति और संसाधन प्रदान करती है। एनजीओ राहत और पुनर्वास में सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तकनीकी और वित्तीय सहयोग देते हैं। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति। आपदा के बाद पुनर्वास में आवास, रोजगार और सामाजिक पुनर्स्थापना शामिल होता है। पुनर्निर्माण में सुरक्षित ढांचे बनाए जाते हैं और पुनर्प्राप्ति से सामान्य जीवन बहाल होता है। दीर्घकालिक योजना भविष्य की आपदाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो ये था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का वीवीआई क्वेश्चन। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्जाम में कहीं से नहीं फंसेंगे। आप आराम से आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। बस आपको इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, याद करना है। तो ये था वीवीआई क्वेश्चन एईसी थर्ड का, जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।